Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class, okay? So the title of the today's editorial is Great Responsibility on India's G20 presidency. That means as we all know that India has assumed the presidency of the G20 now, India had you know and it had a great responsibility on its shoulders to fulfill many a task, okay, to complete many a task, to fulfill many of its obligations. ठीक है, बड़ी जिम्मेदारी भारत की G20 की अध्यक्षता. ठीक है. So I have also translated this article entirely in Hindi also. So if you are having any difficulty in understanding anything in English, we can learn it from Hindi also. ठीक है. So let's begin. So what author is saying is during G20 presidency, India must etch its global dreams on domestic landscape. G20 की अध्यक्षता के क्रम में भारत को दुनिया के लिए देखे जाने वाले सपनों को घरेलू सरजमी पर भी उतारना चाहिए. That means जो इंडिया वर्ल्ड के लिए सपने देख रहा है, उसको वो जो सपने हैं ना वो भारत के सरजमी पे भी उतारने चाहिए. सो इंडिया कौन कौन से सपने देख रहा है एज पूरे वर्ल्ड के लिए. ठीक है, मतलब अब हम आप आगे एडिटोरियल में पढ़ेंगे वो सब. इंडिया का मोटो है कि हम सबको एक हारमनी, एक फैमिली की तरह रहना है, हारमनी क्रिएट करना है, पीस बना के चलना है. ठीक है, और हमारा जो भी ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो भी डैमेजेस हो रहे हैं, ठीक है, उस पर डिस्कस करके उस पर सल्यूशंस निकालने हैं. तो ये सभी इंडिया के ग्लोबल गोल्स हैं. तो वो जो ग्लोबल ड्रीम्स हैं ना, उनको इंडिया में भी उतारो, उसको इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करो. ठीक है, तो आप वर्ल्ड में तो पीस कर ही रहे हो, इंडिया में भी पीस क्रिएट करो. इंडिया में भी एक वन फैमिली का एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए. ठीक है, और इंडिया में भी जो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं उस पर भी डिस्कस कीजिए, उसके भी सल्यूशंस निकालिए. ठीक है, तो ऑथर यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं जबकि ग्लोबल ड्रीम्स है वो ज़मीनी तौर पे इंडिया में भी आप इम्प्लीमेंट कीजिए. ठीक है, होप द टाइटल इज़ क्लियर टू यू. ओके, अब आ जाते हैं हम अपने वोकैबुलरी के सेगमेंट पे. सो फर्स्ट वर्ड इज़ पॉम्प, द इम्प्रेसिव नेचर ऑफ अ लार्ज ऑफिशियल ओकेजन और अ सेरेमनी. ठीक है, पॉम्प का मतलब है किसी भी एक इवेंट का या फिर सेरेमनी का बहुत ही धूमधाम से ऑफिशियली कोई भी इवेंट होता है उसको अगर हम धूमधाम से करते हैं, धूमधाम से ओपन करते हैं. ठीक है, या फिर ऐसे नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी को ही, कोई भी एक इवेंट हो, चाहे ओपनिंग हो, क्लोजिंग हो, या फिर कोई भी चाहे ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल इवेंट हो, अगर वो पॉम्प के साथ कर रहे हैं मतलब बहुत ही धूमधाम के साथ कर रहे हैं. ठीक है, इन शॉर्ट पॉम्प का मतलब है धूमधाम. ठीक है, बेटिन का मतलब होता है अ स्टिक दैट द कंडक्टर ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा यूजेस. ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक ऑर्केस्ट्रा यूज़ करता है. ऑर्केस्ट्रा आप सबको पता है ना, जो वो गाना बजाते हैं, गाना बजाने वाले बैंड को हम कहते हैं, जो शादियों में बजाते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रा. ठीक है, तो उसे भी कहते हैं बेटन. और रिले रेस में भी आपने वो देखा होगा, हैंडिंग ओवर द बेटन, वो जो दूसरे कंटेस्टेंट को वो बेटन हैंड ओवर करते हैं, फिर वो आगे दौड़ता है, दैट इज़ ऑल्सो द बेटन. पर यहाँ पे अपने एडिटोरियल पे वो कैसे यूज़ किया गया है, एक जिम्मेदारी के तौर पे एक जिम्मेदारी सौंपने को यहाँ पे बेटन के इससे मेटाफर से कंपेयर किया गया है. तो वो मैं आपको तभी बता दूँगा. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ फोटो अपॉर्चुनिटी. फोटो अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है एन ओकेजन, एक इवेंट जहाँ पे एक पॉलिटिशियन और फेमस पर्सन जो है वो क्या करते हैं, फेमस पर्सन का फ़ोटोग्राफ निकाला जाता है और उससे क्या होता है, वो फ़ोटोग्राफ जब मीडिया में आ जाता है पब्लिकली, तो उससे वो पॉपुलर हो जाता है कि हाँ भाई ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने ये सारे अच्छे काम किए हैं. तो उसे कहते हैं फ़ोटो अपॉर्चुनिटी. ठीक है, फोर्ज्ड का मतलब होता है टू मेक एन इलीगल कॉपी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की सेम कॉपी बनाना इलीगल तरीके से, उससे कहते हैं फॉर्ज करना. ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड इज़ बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रीड और वर्क लेट इनटू द नाइट। ठीक है, आप काम कर रहे हो, देर तक पढ़ रहे हो, उसे कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। पर यहाँ पे हमारे एडिटोरियल में वो कैसे यूज़ हुआ है, बहुत ही एफर्ट्स लगाना, बहुत ही मेहनत करना, उस वे पे यहाँ पे यूज़ हुआ है, वो भी मैं आपको वहाँ पे दिखा दूँगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट वर्ड है पिच, जिसका मतलब होता है सेट द टारगेट। कोई टारगेट सेट करना है या फिर किसी चीज़ को बेचना, उसे कहते हैं पिच करना। ठीक है, होप द वोकेबलरी इज़ क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने पूरा आर्टिकल ऐसे सभी पैराग्राफ्स को हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में, एंड आई विल एक्सप्लेन यू साइमल्टेनियसली। ठीक है, The government launched its year of the G20 presidency on December 1 with some pomp। ठीक है, मतलब जो G20 का गवर्नमेंट का प्रेसिडेंसी था, उन्होंने उसकी शुरुआत की, उस साल की शुरुआत की, बहुत ही धूमधाम से उन्होंने शुरुआत की। पॉम्प मतलब धूमधाम से, मैंने आपको बताया था वोकेबलरी समझाने वक्त। एंड 100 मोन्यूमेंट्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी लिट अप विथ इंडियाज़ G20 लोगो। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो भी मोन्यूमेंट्स थे, ऐसे 100 मोन्यूमेंट्स पे लिट अप मतलब उन पे लाइट का शो किया गया। ठीक है, किस चीज़ की लाइटिंग हुई उन पे, इंडिया का जो G20 का लोगो था वो दिखाया गया उन मॉन्यूमेंट्स पे लाइट के थ्रू। और वो उस पे क्या सिंबलाइज था, उस पे एक मोटो भी दिखा रखा था। क्या चीज़ था वो मोटो, मतलब किसी भी चीज़ का मोटो इज़ किसी भी चीज़ का गोल, किसी भी चीज़ का विजन। ठीक है, उसे कहते हैं हम मोटो। तो क्या था मोटो, वसुधैव कुटुंबकम, ये एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है, जिसका मीनिंग है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, in an editorial essay, Prime Minister Modi committed to making India's year of chairmanship as one that will focus on healing our one earth, creating harmony within our one family and giving hope for our one future। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ग्रामर का रूल बता देता हूँ। ठीक है, लेट अप, यहाँ पे लेट जो होता है वो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है, वो आपको ग्रामर ऑब्ज़र्व करानी थी। ठीक है, कमिटेड टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, तो वो आपको मुझे दिखाना था। ठीक है, कमिटेड के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, ठीक है, फोकस के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी वर्ब आए हैं वो आईएनजी फॉर्म में आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी रूल ऑफ पैरेललिज्म यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये आपको फॉलो ही करना होता है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे देखो, अगर ये जो वर्ब्स हैं ना, यहाँ पे अगर ये फर्स्ट वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, हील का हीलिंग हो गया, क्रिएट का क्रिएटिंग हो गया है, गिव का गिविंग हो गया है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ना, हमें इसे चेंज नहीं करना है। अगर यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ पे भी आगे हमें आईएनजी फॉर्म रखना है जहाँ तक फुल स्टॉप आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे हीलिंग अवर वन अर्थ, क्रिएट हार्मनी विद इन वन फैमिली एंड गिव होप फॉर अवर वन फ्यूचर। आपको एरर डिटेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे हीलिंग करके वो ऐसे छोड़ देगा, तो आपको देखना है कि यहाँ पे रूल ऑफ पैरेललिज्म यहाँ पे फॉलो हो रहा है या नहीं। ठीक है, ग्रामर ऑब्जर्व करा दी आपको। ठीक है, मैंने आपको पूरे एडिटोरियल में ऐसे कई जगहों पे आपको ग्रामर भी ऑब्जर्व कराते चलूँगा। ठीक है, तो हमारा ये जो एडिटोरियल होगा वो बहुत ही होलसम होगा, एक्सप्लेनेशन तो होगा ही, उसके साथ वोकैब भी होगा, ग्रामर भी होगा। तो ठीक है, तो एंड तक इसके साथ अब बना रहिएगा। ठीक है, अब बने रहिएगा। तो हमने इसका सिंबलाइज भी देख लिया, मोटो भी जान लिया। इन एन एडिटोरियल ऐसे मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी एक कहीं पे एडिटोरियल के लिए वो अपना इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो उसमें ये बताया गया, उन्होंने उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि हम प्रतिबद्ध हैं। किस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हैं? इंडिया की जो चेयरमैनशिप है वो प्रतिबद्ध है किस पे फोकस करने के लिए, जो हमारा वन अर्थ है, हमारे जो पृथ्वी है उसको हील करने के लिए। हील का मतलब होता है आप किसी भी घाव से जब उभरते हो, जो आपका वो घाव भरता है उसे कहते हैं हील होना। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे क्लाइमेट पे जो भी इफ़ेक्ट्स हुए हैं उससे हील करना है, हारमनी को क्रिएट करना है। हारमनी मतलब पीस, एकजुटता, यूनिटी इज़ हारमनी, हारमनी भाईचारा। ठीक है, और गिविंग होप, और एक ऐसी आशा व्यक्त करनी है, ऐसी आशा की किरण हमें जगानी है
फॉर अवर वन फ्यूचर, ठीक है। तो ये जो है ना, हील करना, हारमोनी क्रिएट करना, ये ऐसे हमारे फ्यूचर के लिए हमें ऐसे एक एग्जाम्पल सेट करके रखना है, ठीक है। देर आर प्लान्स फॉर अबाउट 200 G20 मीटिंग्स अक्रॉस इंडिया। तो अभी 1 साल के लिए इंडिया की G20 की ये मेंबरशिप रहेगी, प्रेसिडेंसीशिप रहेगी। तो नॉट द मेंबरशिप, प्रेसिडेंसी प्लीज़, ओके। तो ये जैसे इस दौरान 200 करीब 200 मीटिंग्स होंगी अलग अलग देशों के लोगों के साथ, ठीक है। द प्रेपरेटरी एंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, ये जो मीटिंग्स हैं विल कल्मिनेट का मतलब ख़त्म होना, कब ख़त्म होंगी, इन ग्रैंड प्लान्स फॉर G20 समिट विच विल ब्रिंग, एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होगी G20 लीडर्स की, समिट होगा विच विल ब्रिंग द लीडर्स ऑफ द P5 कंट्रीज़। P5 कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? UN के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं 5, उन्हें कहते हैं हम लोग P5 कंट्रीज़। कौन सी हैं वो P5 कंट्रीज़? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम यानी कि अपना UK और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये से हम कहते हैं P5 कंट्रीज़ एंड अदर्स, P5 कंट्रीज़ एंड अदर्स। तो कौन कौन आएगा उस कल्मिनेट वाली मीटिंग पे, जो कि वो समिट होगा G20 का आखिरी वाला समिट, उस पर कौन कौन आएंगे? P5 कंट्रीज़ आए, बाकी की कंट्रीज़ तो आएंगे ही, और ये P5 जो हैं परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के, यूनाइटेड नेशंस के, वो भी आएंगे। कहाँ पे आएंगे? न्यू दिल्ली में नेक्स्ट सितंबर, अगले साल यानी कि 2023 पे वो लोग आएंगे, ठीक है। एक समिट होगा उस पर वो लोग आएंगे, ठीक है। अब हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं। सरकार ने 1 दिसंबर को धूमधाम के साथ G20 अध्यक्षता की साल की शुरुआत की। धूमधाम इस पॉम्प, ठीक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 100 स्मारक भारत के G20 के प्रतीक चिन्ह यानी लोगों के साथ जगमगा उठे, और इस पर वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य लिखा गया। एक संपादकीय, इन एन एडिटोरियल ऐसे, ठीक है, मैंने आपको बताया था। एक संपादकीय निबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता के साल को ऐसे वर्ष के रूप में मनाने की प्रतिबद्धता जाहिर की जो हमारी एक पृथ्वी का संरक्षित करने, हमारे एक परिवार में सद्भाव पैदा करने और हमारे भीतर एक भविष्य की उम्मीद जगाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। पूरे भारत में G20 की लगभग 200 बैठकें की योजना है। शुरुआत और मंत्री स्तरीय बैठकों के बाद G20 शिखर सम्मेलन की भविष्य बैठकें होगी। P5 देशों के अलावा अन्य देश के नेता अगले सितंबर नई दिल्ली में हिस्सा लेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, इंग्लिश पढ़ने वक्त। अगर आपको कुछ भी इंग्लिश में समझ में ना आया हो तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट करके रखा है ताकि आपको हिंदी में भी समझ में आ सके, ठीक है। ओके, सो हम अपने अगले पैराग्राफ पे आ जाते हैं। तो अब सबसे मैंने आपको ग्रामर समझा देता हूँ। शेड्यूलिंग और इंश्योरिंग, अब देखना यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। तो यहाँ पे जो भी फुल स्टॉप के पहले वर्ब फॉर्म्स है उन्होंने एक ही पार्ट ऑफ द स्पीच का फॉलो किया है। वर्ब का सभी ING फॉर्म में आए हैं। वो आपको फिर से यहाँ पे रूल ऑफ पैरेललिज्म में दिखाना चाहता हूँ। और ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर है ना, वो कनेक्टेड है, आपको ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना होता है। अनसर्टिनिटी ओवर होता है, किसी भी चीज़ के अनसर्टिनिटी के बाद ओवर रखता है। अनसर्टिनिटी ओवर वेदर ऑल द मेजर लीडर्स वुड अटेंड, आपको ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है। बर्न मिडनाइट ऑयल, आपको ऐसे जॉइंट करके पढ़ना है। बर्न मिडनाइट ऑयल टू अचीव कंसेंसस ऑन स्टेटमेंट्स, ठीक है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बर्न मोर मिडनाइट ऑयल, अनसर्टिनिटी टिल एंड, ओवर वेदर ऑल मेजर लीडर्स। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप जब ब्रेक देके ऐसे कनेक्ट करके ऐसे पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो ऐसे पढ़ने का आपको रीडिंग एस्पेक्ट भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है ग्रामर और वोकैब के साथ, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर पैराग्राफ। इंडिया हैज़ टेकन अ बेटन का यहाँ पे मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। इंडोनेशिया से अब प्रेसिडेंसीशिप इंडिया के पास आ गई है। विच हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम, विच यहाँ पे किसके लिए लगा है? इंडोनेशिया के लिए। तो इंडोनेशिया को डिफ़िकल्टी हो रही थी किस चीज़ में? शेड्यूलिंग मीटिंग्स को शेड्यूल करने में।
ठीक है, मतलब मीटिंग्स का जो भी फिक्स करना था किस दिन पे किन किन को बुलाना है, वो आएंगे कि नहीं, ऐसे सब चीज़ों पे इंडोनेशिया को प्रॉब्लम हो रहा था। और किस चीज़ में, इंश्योरिंग फुल पार्टिसिपेशन, इंश्योरिंग मतलब ये एक 100% तौर पे हम कह सकते हैं कि वो एक फुलफिल करना, इंश्योर करना, मतलब कंफर्म करना, वो कंफर्मेशन नहीं बन रही थी कि फुल पार्टिसिपेशन सभी मेंबर्स आएंगे कि नहीं, क्योंकि तो डिफरेंसेस ओवर यूक्रेन वार के ऊपर डिफरेंसेस चल रहे थे। कोई कंट्रीज़ कुछ कह रही थी, कोई कंट्रीज़ कुछ कह रही थी, ठीक है, कोई यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। तो इन सब की वजह से इंडोनेशिया को बहुत ही डिफ़िकल्टी हो रही थी सबको एक साथ लाने में, ठीक है। देयर वॉज इवन अनसर्टिनिटी ओवर वेदर ऑल द मेजर लीडर्स वुड अटेंड। तो ये भी अनसर्टिनिटी थी कि अभी रिसेंटली जो G20 समिट हुआ, ठीक है, तो अभी जो समाप्ति हुई थी G20 की, G20 समिट हुआ था जिस पे इंडिया को प्रेसिडेंसीशिप मिली थी इंडोनेशिया से, उसमें अनसर्टिनिटी एंड तक बनी हुई थी, ठीक है, कि सभी लीडर्स आएंगे कि नहीं, अंत समय तक बनी हुई थी कि सभी लोग आ पाएंगे भी या नहीं, ठीक है। वेदर दे वुड अग्री टू जॉइंट फोटो अपॉर्चुनिटी, दे डिड नॉट, ठीक है। वो फ़ोटो अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताया था ना कि सभी कोई भी पॉलिटिशियन और फेमस पर्सन का फ़ोटोग्राफ लिया जाता है अच्छे काम को करते हुए, फिर वो पब्लिक में फेमस हो जाता है कि हाँ हाँ भाई इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, जो कि उन्होंने नहीं खिंचाया, एक साथ फ़ोटो भी नहीं, मतलब कुछ काम ही नहीं किया तो फ़ोटो क्या खिंचाएंगे, ठीक है। कुछ डिस्कस ज़्यादा नहीं हो पाया उस मीटिंग में। एंड वेदर दे वुड बी अ जॉइंट स्टेटमेंट विच वॉज इवेंचुअली फॉर्ज्ड, ठीक है। तो एक जॉइंट स्टेटमेंट भी देना होता है, ठीक है, सबका एक साथ होकर कहना होता है कि हाँ ठीक है हम इस मुद्दे पे एक साथ सहमत हुए हैं और इस पे हम काम करेंगे। तो ऐसा कहा नहीं गया पर इवेंचुअली फॉर्ज्ड किया गया, ठीक है। तो फॉर्ज मतलब कोई भी यू नो एक कहीं से भी कुछ भी बयान उठा के कह दिया गया, कॉपी कर दिया गया, ठीक है। दैट्स व्हाट ऑथर इज सेइंग। ओके, like Indonesian President Joko Widodo, Mr. Modi will have to travel abroad to ensure that all G20 leaders and invitees attend the highest level। मतलब अभी ऐसे जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि यूक्रेन के वार की वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो रहे थे, तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे जोको विडोडो, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है सभी को मनाने में कि आप आइएगा इस समिट पे। तो वैसे ही मिस्टर मोदी को भी अब अब्रॉड मतलब दूसरे देशों में ट्रैवल करना पड़ेगा इसको इंश्योर करने के लिए कि G20 के लीडर्स जो भी हैं वो सभी लोग आएँ, और बाकी के जो इन्वाइटीज़ हैं, बाकी के जो जिनको जिनको भी हमें गणमान्य व्यक्तियों को इनवाइट करना है वो लोग आ पाएँ, 100% आएँ उस समिट पे जब भी इंडिया में हो, ठीक है। एंड ऑफिशियल्स और बाकी के जो अधिकारी हैं विल हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल टू अचीव कंसेंसस ऑन स्टेटमेंट्स, मतलब उन्हें और ज़्यादा और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। यहाँ पे बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब है और ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे। एक्चुअल मतलब होता है इस फ्रेज़ का कि देर रात तक पढ़ना या फिर काम करना, ठीक है, मतलब। और यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी टू अचीव कंसेंसस ऑन स्टेटमेंट्स। कंसेंसस मतलब सहमति लाना, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट्स मतलब या फिर जो भी मुद्दे होंगे उस पर सहमति लाना, ठीक है। उसके लिए अधिकारियों को इंडिया को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ठीक है। भारत ने इंडोनेशिया से यह कमान संभाली है जिससे यूक्रेन युद्ध पर मतभेदों की वजह से बैठक निर्धारित करने और उसमें पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अंत तक इस बात को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई थी कि सभी प्रमुख नेता इसमें भाग लेंगे भी या नहीं, वे एक सामूहिक फ़ोटो खिंचाएंगे या नहीं, उन्होंने नहीं खिंचाई, और संयुक्त बयान जारी होगा या नहीं, ठीक है। ये वाला फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़, दिस थिंग, सामूहिक फ़ोटो, ठीक है। आखिरकार बयान जारी किया गया। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो की तरह
श्री मोदी को यह सुनिश्चित करने के लिए विदेश यात्रा करनी होगी कि G20 देशों के सभी नेता शीर्ष बैठक में मौजूद रहें। साथ ही साझा बयान पर आम सहमति इस कंसेंसस आम सहमति हासिल करने के लिए अधिकारियों को काफ़ी मशक्क़त करनी होगी। मशक्क़त करना इज़ बर्न मिडनाइट ऑयल, ठीक है, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यों किया है कि आपको यहाँ पे ब्रेक देना है। जब आप पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ, सिंबॉलिज्म आपको ऐसे नहीं पढ़ना है जैसे कि मैं अब पढ़ूँगा, आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ। Symbolism and logistical coordination aside, the government has a tough task ahead in conducting substantive negotiations to bring together a comprehensive G20 agenda. आपको ahead in साथ में नहीं पढ़ना है, because ahead in ऐसे कुछ वर्ड ही नहीं होता है, ऐसे आपकी मीनिंग ही नहीं बन पाएगी। आपको ब्रेक देके पढ़ना होगा कि सिम्बॉलिज्म एंड लॉजिस्टिकल कोऑर्डिनेशन असाइड, अगर हम इस सिम्बॉलिज्म जो कि प्रतीकवादता हम कहते हैं, हम सब एक हैं, वो सब कहना, और लॉजिस्टिकल कोऑर्डिनेशन मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन का होता है, ट्रेड का, उसको अगर हम एक तरफ रखें तो बाकी के मुद्दों पर गवर्नमेंट को बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ अ टफ टास्क अहेड, आगे गवर्नमेंट के लिए टफ टास्क है, ब्रेक देना है अहेड इन कंडक्टिंग। किसके लिए टफ टास्क है, किस चीज़ में मुश्किल होगी? इन कंडक्टिंग अ सब्सटैंशिव नेगोशिएशंस, मतलब इम्पॉर्टेंट क्रूशियल नेगोशिएशंस करने में डिफ़िकल्टी होगी। टू ब्रिंग टुगेदर अ कंप्रीहेंसिव मतलब सबको साथ मिला के G20 एजेंडा लाने के लिए इंडिया को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रेक देना है, अहेड इन कंडक्टिंग नहीं होता है, अहेड इन कंडक्टिंग, ऐसे ब्रेक दे के आपको पढ़ना है, ठीक है। वेयर ऑफिशियल्स सेड दे वुड फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म, ठीक है। तो किस चीज़ में दिक्कतें आएंगी उनको, एजेंडा में क्या क्या इंक्लूड होगा? काउंटर टेररिज्म होगा, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, मतलब टेररिज्म पे अपनी पकड़ बनाने के लिए, टेररिज्म को रोकने के लिए क्या क्या मेजर्स लेने हैं वो डिस्कस किया जाएगा एजेंडा में। सप्लाई चेन डिसरप्शंस, ठीक है, जो पैंडमिक की वजह से डिसरप्शन मतलब रुकावटें, तो सप्लाई चेन मतलब जो गुड्स का जो एक देश से दूसरे जगह पे जाते हैं, पैंडमिक की वजह से रुकावटें आई, अब रशिया यूक्रेन वार की वजह से रुकावटें आ रही हैं, तो उस चीज़ को सॉल्व करना वो भी G20 के एजेंडा में है। एंड ग्लोबल यूनिटी, और यूनिटी सबका एक साथ होना और पूरे विश्व का एक साथ आना, तो ये सारी चीज़ें होंगी G20 की एजेंडा में। और इन सबको इन सबको ब्रिंग टुगेदर, इन सबको एक साथ लाना और इन सब पे सभी की सहमति लाना बहुत मुश्किल होगा इंडिया के लिए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। इन 2008 द फर्स्ट जी समिट लेवल मीटिंग इन द US वाज ड्यूरिंग अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस फॉर द वर्ल्ड्स फाइनेंशियल सिस्टम्स। तो 2008 में जो फर्स्ट G20 समिट हुआ था US में, तब बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे पूरे विश्व के लिए, ठीक है। इन 2022 द टास्क फॉर मोदी एंड हिज टीम इज़ इक्वली क्रूशियल। तो अब जब 2022 में भारत ने प्रेसिडेंसीशिप ले ली है, तो मिस्टर मोदी के लिए भी ये इतना ही इम्पॉर्टेंट होगा कि गिवन द लास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ द रशियन यूक्रेन वार, लास्टिंग मतलब बहुत लंबे समय तक बने रहना, तो उसके जो इफ़ेक्ट्स है रशिया यूक्रेन वार के, जो लंबे समय तक अभी इफ़ेक्ट्स हमें दिख रहे हैं, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, ठीक है, इन सब के लिए, एंड वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन एनर्जी, तो ठीक है, और जो वेस्ट कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया पे, और ठीक है, और रशिया जो भी सैंक्शंस लगा रहे हैं अपने नेचुरल गैस को वो नहीं बेच रहा है उन कंट्रीज़ को, तो इन सभी चीज़ों को, इन सब के ऊपर, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। मिस्टर मोदी के लिए भी ये इक्वली क्रूशियल है, ये उतना ही क्रिटिकल है जितना कि 2008 में फाइनेंशियल सिस्टम के क्राइसिस के वजह से US के लिए क्रिटिकल था, उतना ही अब मोदी जी के लिए भी 2020 में क्रिटिकल होगा, क्योंकि तो रशिया यूक्रेन वार के इफ़ेक्ट्स होंगे, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स चल रहे हैं, ठीक है, पैंडमिक की वजह से इकोनॉमी डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही है, रशिया यूक्रेन के वार की वजह से डाउनवर्ड चल रही है, पैंडमिक वरीज चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं दैट आर टेस्टिंग द फाउंडेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन इज़ ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी फॉर द वर्ल्ड, मतलब हम सभी के साथ जो मिलजुल के हो रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बाकी सभी कुछ मिलिट्रियल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं दूसरे देशों के साथ, ट्रेड हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है, मिलिट्रियल समझौते हो गए, दैट कम्स अंडर परव्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इन सब ये सब आपको टेस्ट, ये सभी चीज़ें ना आपके फाउंडेशंस को टेस्ट कर रही हैं, एंड इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी, तो ये सब आपको टेस्ट कर रही है कि आप कितने सक्षम हैं इन सब से लड़ के आप कितना अच्छे से G20 प्रेसिडेंसीशिप को निभाओगे, ठीक है। दैट्स व्हाट ऑथर इज कन्वेइंग अस हियर। अब ऐसे हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपको इंग्लिश में समझ में ना आया हो तो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन हिंदी। प्रतीकवाद, दैट इज सिम्बोलिज्म, और रसद के मामले में लॉजिस्टिकल कोऑर्डिनेशन के समन्वय में छोड़ दें तो सरकार को G20 का समेकित एजेंडा हासिल करने के लिए ठोस बातचीत करने का एक मुश्किल भरा काम करना होगा, ठीक है। तो इंडिया को ये सब करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होगी एजेंडा बनाने में, ठीक है, सबसे एक साथ बात करने में मुश्किल होगी। अधिकारियों का कहना है कि वे आतंकवाद, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक एकता पर इससे केंद्रित करेंगे। वर्ष 2008 में अमेरिका में G20 की पहली शिखर बैठक वैश्विक वित्तीय संकट के दौर में हुई थी। सन 2022 में श्री मोदी और उनकी टीम के लिए काम उतना ही मुश्किल है क्योंकि यूक्रेन में रूस के युद्ध के दीर्घकालिक प्रभाव, दीर्घकालिक इज़ लास्टिंग, ठीक है, उतना ही मुश्किल है जितना यूएस के लिए। मैंने आपको ये इंग्लिश में समझाने वक्त यही सेम आपको समझाया था, ठीक है। ऊर्जा पर पश्चिमी देशों का इस महीने गहराने वाला संकट, आर्थिक मंदी, महामारी संबंधित चिंताएं और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे असल में वैश्वीकरण और आपस में जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की चूलें हिला रही हैं, ठीक है। ओके, सो अब आते हैं हम अपने अगले पैराग्राफ की ओर। दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। इन हिज एडिटोरियल, मतलब अपने संपादकीय में जिस एडिटोरियल में मोदी जी ये सब कह रहे थे, उसमें वो कहते हैं कि मिस्टर मोदी सेड इंडिया वुड फॉर्ज इट्स G20 एजेंडा थ्रू इट्स ट्रेडिशन ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, that like India's national consensus would be made by blending into, ठीक है। आपको यहाँ पे कनेक्ट करके पहले मैं आपको ग्रामर सभी चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। ब्लेंडिंग के बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग इनटू आपको ऐसे साथ में पढ़ना है, ब्लेंडिंग इनटू वन हारमोनियस मेलोडी, ठीक है। हैविंग रेज्ड, हैविंग के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है, वो आपको मैंने ग्रामर दिखाना था। देन ट्रांसलेट इनटू द डोमेस्टिक लैंडस्केप एज वेल, आपको ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी ग्रामर आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो अपने एडिटोरियल में मोदी जी कहते हैं उनका जो ये एजेंडा है वो ऐसे क्रिएट करेंगे कि जैसे कि इंडिया में डिसीजंस लिए जाते हैं सबकी सहमति से, जैसे हम इंडिया में सबकी सहमति से डिसीजंस लेते हैं, वैसे ही G20 का एजेंडा भी सबकी सहमति से ही बनाया जाएगा। वुड मेड बाय ब्लेंडिंग इनटू मिलियंस ऑफ फ्री वॉइसेस, मतलब फ्री वॉइसेस मतलब किसी पे भी हम दबाव दे के नहीं कहते हैं जो भी उनके विचार होते हैं हमारे देश में, हमारे कंट्री के जो भी लोगों के विचार होते हैं उनको कंसिडर करके, उन सबको ब्लेंड करके, मतलब मिला के, ठीक है, इनटू वन हारमोनियस मेलोडी, एक मत में आके हम डिसीजंस लेते हैं, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं, ठीक है। अपने संपादकीय में श्री मोदी ने कहा कि भारत सामूहिक निर्णय लेने की अपनी परंपरा के माध्यम से फोर्ज यहाँ पे कॉपी करना होता है, मैंने बोला ना, तो जैसे इंडिया
इंडिया में जो सभी के सहमति से डिसीजंस नहीं आते हैं, वैसे ही उसी चीज़ को कॉपी करके हम G20 का भी एजेंडा बनाएंगे, यानी कि सबको साथ में लेके हम G20 का एजेंडा बनाएंगे। ठीक है, सामूहिक निर्णय लेने की अपनी परंपरा के माध्यम से G20 एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यह उसी तरह है जिससे भारत में किसी विषय पर बनने वाली राष्ट्रीय सहमति, इसमें लाखों मुक्त आवाज़ों का एक धुन में पिरोया जाएगा। ठीक है, मुक्त आवाज़ों को एक धुन में पिरो के जैसे हम डिसीजंस लेते हैं, वैसे ही G20 का एजेंडा भी बनाया जाएगा। एट अ टाइम इंडिया इटसेल्फ फेसेस इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, मतलब एट अ टाइम मतलब जिस समय पे, अब इस समय पे, अब प्रेजेंट सिचुएशन पे आते हैं। इस समय पे इंडिया इकोनॉमिक डिस्ट्रेस मतलब इकोनॉमी उथल पुथल चल रहा है, सोशल और कम्युनल टेंशन्स चल रहे हैं। सोशल एंड कम्युनल टेंशन्स मतलब जो भी किसी भी दो गुटों में, दो सांप्रदायिक गुटों में, दो जातियों में, अगर दो या फिर दो से अधिक जातियों में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसे कहते हैं कम्युनल टेंशन्स। द गवर्नमेंट शुड, तो इस समय में गवर्नमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर स्क्रूटनी। ठीक है, गवर्नमेंट को स्क्रूटनी करना मतलब एग्जामिन करना, तो गवर्नमेंट को अब खुद को एग्जामिन करना होगा अच्छे तरीके से ऑन अपहोल्डिंग सच आइडियल्स। ठीक है, अपहोल्डिंग मतलब उस चीज़ पे खरा उतरना। आप कह तो रहे हो कि भाई हम लोग इंडिया में सबके सहमति से, सभी के आवाज़ों को मिला के, सबकी सहमति से हम लोग मेलोडीज इस तरीके से डिसीजंस को लेते हैं, आप ऐसा कह तो रहे हो। पर अब जब आपके देश में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, ये सब कम्युनल टेंशन्स चल रहे हैं, आप इन सभी चीज़ों को कैसे संभाल रहे हो, इन सब को देखते हुए आपको ऐसे सब, आप वैश्विक तौर पे खरा उतरोगे कि नहीं, ये आपको सोच समझ के स्क्रूटनी करके कहना होगा। ठीक है, आप खरा उतर पाओगे भी या नहीं, ऐसा कहने से पहले आपको एग्जामिन कर लेना चाहिए, ऐसा ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। हैविंग रेज्ड द पिच ऑन इंडियाज़ ग्लोबल परफॉर्मेंस, पिच का वैसे मतलब होता है टारगेट सेट करना। ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ को सेल करना। तो इंडिया ने क्या टारगेट सेट किया है, ग्लोबल प्रोमिनेंस एज G20 प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए, ठीक है, इंडिया ने क्या टारगेट सेट किया है कि ग्लोबल प्रोमिनेंस। ठीक है, इंडियाज़ हैविंग रेज द पिच ऑन इंडियाज़ ग्लोब, यहाँ पे हैविंग रेज द पिच मतलब अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए इंडिया ने कहा है कि G20 का अब वो प्रेसिडेंट तो बन गया है, तो अब क्या हो रहा है, एंड इट्स पावर टू शेप द ग्लोबल नरेटिव। इंडिया तो बुलंद आवाज़ में कह रहा है कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट मेंबर हैं G20 के, और ग्लोबल नरेटिव, जो नरेटिव इज़ जो भी संवाद अभी ग्लोबली चल रहा है, हम उसको शेप करने की ताकत रखते हैं। हम उसे एक दिशा, शेप करना मतलब हम उसे एक अच्छी दिशा की तरफ लेके जाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो आप अभी कह रहे हैं, ऑथर कह रहा है आप ऐसे तो कह रहे हो, तो इसके साथ अब द गवर्नमेंट में फाइंड दैट विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास जितना ज़्यादा पावर आता है उतनी ज़्यादा आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफ़िल करनी होती हैं। तो अब आपको पास पावर्स है तो उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगी, तो उसको अच्छे से निभाना होगा। एंड ग्रेटर स्पॉटलाइट मतलब पूरा का पूरा विश्व का ध्यान अब आप पे केंद्रित होगा। ऑन इट्स एबिलिटी, किस चीज़ पे केंद्रित होगा, आपकी एबिलिटी जो है, आपकी क्षमता जो है, किस चीज़ की क्षमता, ट्रांसलेट द ग्लोबल ड्रीम्स इनटू द डोमेस्टिक लैंडस्केप एज वेल। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब जो ग्लोबली सपने देखते हो ना, उसको इंडिया में इंडिया की ज़मीनी तौर पे भी आप उसको पूरा करने में सक्षम हो या नहीं। ठीक है, हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था। ऐसे समय में जब भारत खुद आर्थिक संकट और सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव का सामना कर रहा है, सरकार को ऐसी आदर्श भरी बातों को अपने यहाँ अमल करने के मामले पर अपनी पड़ताल के लिए तैयार रहना चाहिए। G20 अध्यक्ष के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी और वैश्विक आख्यान गढ़ने की इसकी शक्ति को देखते हुए सरकार को यह याद रखना चाहिए कि ज़्यादा शक्तियों का मतलब ज़्यादा जिम्मेदारी भी है। साथ ही
वैश्विक सपनों को अपने घरेलू सरजमीं पर उतारने की क्षमता पर भी अब ज़्यादा नज़र रहेगी। ठीक है, मतलब सारे देश अब इस चीज़ पे ध्यान दें कि हाँ ठीक है, अब नेशनल, अब वर्ल्ड इकनॉमी पूरे ग्लोबल लेवल पे तो कह रहे हो ये सब, क्या आप खुद के कंट्री में ये इम्प्लीमेंट कर भी पा रहे हो या नहीं। अगर आप खुद के कंट्री में ये नहीं कर पा रहे हो तो पूरे वर्ल्ड में क्या कर आप पूरे वर्ल्ड में कैसे करोगे। तो पहले आपको खुद के कंट्री में ये सब करके दिखाना होगा, तो आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे पूरे विश्व के लिए। ठीक है, तो एनालिटिकल वुड बी द टोन। हमने ऑथर ने पूरा एनालिसिस करके दिया कि ऐसे G20 की मेंबरशिप हुई है, ऐसे सभी उद्घाटन हुए, और आगे अब इंडिया को किस चीज़ पे फोकस करना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट को किस चीज़ पे फोकस करना होगा, पूरा एनालाइज किया है। सो एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ दिस आर्टिकल। अब हम आ जाते हैं अपने वोकैबलरी पे। ठीक है, अब थोड़ा ग्रामर एस्पेक्ट भी कर लेते हैं। एडिटोरियल से हम बहुत ज़्यादा ग्रामर भी कर रहे हैं, तो आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। मैंने आपको इस आर्टिकल को समझाने वक्त सभी मीनिंग्स आपको बताए हैं, तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि आपको बहुत लंबे समय तक इन सभी वर्ड्स का मीनिंग याद रहे। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं अभी समझा देता हूँ। पॉम्प मतलब धूमधाम से किसी भी इवेंट की उद्घाटना करना। बेटन का मतलब होता है वैसे तो कोई स्टिक जो कि ऑर्केस्ट्रा वाले यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे जिम्मेदारी की तरह यूज़ हुआ है अपने एडिटोरियल में। फ़ोटो अपॉर्चुनिटी, कोई भी फेमस पर्सनालिटी या पॉलिटिशियन उनकी फ़ोटो खींची जाती है, और उसके बाद वो जब पब्लिश होता है तो वो उससे फेमस हो जाते हैं। फोर्ज्ड मतलब इलीगली तौर पर कॉपी करना। बर्न मिडनाइट ऑयल, वैसे तो मीनिंग होता है देर तक पढ़ना या फिर काम करना। यहाँ पे अपने एडिटोरियल में कैसे यूज़ हुआ है वो, बहुत कड़े एफर्ट्स करना। पिच, कोई भी टारगेट सेट करना या फिर सेल करना। ठीक है, एरर डिटेक्शन की तरफ आते हैं। आपको इस सेंटेंस पे कहाँ एरर है बताना होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। इंडिया हैज़ टेकन द बैटन फ्रॉम इंडोनेशिया विच हैड अ डिफिकल्ट टाइम इन इवन शेड्यूलिंग मीटिंग्स एंड इंश्योर फुल पार्टिसिपेशन ड्यू टू डिफरेंसेस ओवर यूक्रेन वार। ठीक है, अब इंडिया ने जो जिम्मेदारी ली है इंडोनेशिया से, ठीक है, जो इंडोनेशिया को डिफ़िकल्टी हो रही थी मीटिंग्स को तय करने में और इस बात को इंश्योर करने में कि सभी का पार्टिसिपेशन हो यूक्रेन वार के चलते हुए। तो एरर कहाँ पे है? जी हाँ, आपने सही बताया, यहाँ पे। ठीक है, आपको रूल ऑफ पैरेललिज्म यहाँ पे देखना है। शेड्यूलिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म हुआ है, शेड्यूल प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे आपको इंश्योर के बाद उसका वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लिखना होगा, इंश्योरिंग। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा शेड्यूलिंग मीटिंग्स एंड इंश्योरिंग फुल पार्टिसिपेशन ड्यू टू डिफरेंसेस ओवर यूक्रेन वार। ठीक है, ये रूल ऑफ पैरेललिज्म आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एरर डिटेक्शन में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की ओर। आप सब जानते होंगे कि बैंकिंग सेक्शन के मेन सेक्शन में, बैंक एग्ज़ाम के मेन सेक्शन में आपको एसे लिखना होता है किसी भी टॉपिक पे। तो ऐसे आपको आज लिखना होगा, राइट एन एसे ऑन इंडियाज़ प्रेसिडेंसी ऑफ G20। ठीक है, तो आपको 200 वर्ड्स में लिखना होगा ये ऐसे। ठीक है, तो this article will help you in writing this essay. You can take the points from this article. ठीक है, so hope you have liked this session. If you have liked it, देखिए आप देख सकते हैं कि हमने पूरे इस सेशन में रीडिंग एस्पेक्ट को कहाँ पे ब्रेक देके पढ़ना है वो कवर किया। ठीक है, वोकैबलरी को कवर किया हमने, फिर ग्रामर को किया। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ग्रामर होता है, वर्ब का फॉर्म, पैरेललिज्म, फिर हमने यहाँ पे एरर डिटेक्शन किया, फिर मैंने आपको वोकैब टेस्ट किया, ऐसे कवर किया। ठीक है, तो आपको ये होलसम पूरा कंप्रीहेंसिव, ठीक है, आपको होलसम यहाँ पे इंग्लिश का नॉलेज मिल रहा है। ठीक है, तो आपको ये कई सारे एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा, चाहे वो एसएससी हो, रेलवेज़ हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, इवन यूपीएससी के लिए भी जनरल अवेयरनेस में, और बाकी सारे कई एग्ज़ाम्स में। ठीक है, आपको ओवरऑल जनरली भी ये सेशन बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर से आप लाइक कीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी अपने उनके साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, एंड इफ़ देर आर एनी फीडबैक्स फ्रॉम योर साइड, डू लेट मी नो एंड आई विल वर्क अपॉन इट। ठीक है, सो this was it for the today's article. Thank you everyone for being with me. ठीक है, now I'll be winding up. Until we meet next time, आप हमारे बाकी के सेशंस को भी देख सकते हो। ठीक है, so bye bye everyone and take care.